लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे किस बारे में बात कर रहे थे? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा इसमें रिकैप्चुलेट करते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जो सबसे शुरू में हमने बात की थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, उस केस में जो फेज डिफरेंस था दैट वाज 2 and pi. What about power difference? Power difference was x equals to n lambda. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो destructive interference, in this case phase difference was 2n plus 1 pi. Power difference was 2n plus 1 lambda by 2. ये तो रिजल्ट्स थे किसके थे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना? ठीक है। और उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस की बात की थी, और थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस की जब बात की थी, मेरी बात सुनाई दे रही है ना बच्चों? थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस की बात जब हमने की थी तो थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस के जो रिजल्ट्स थे वो कुछ इस तरह से थे। सबसे पहले तो जो पाथ डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस दैट वाज इक्वल टू, इट वाज योर एक्स डी बाई कैपिटल, इट वाज एक्स डी बाई कैपिटल डी। Power difference was given as x d by capital D. और in addition to this, theory of fringes में ही हमने देखा था कि जो fringe width है, fringe width that is given by beta equals to lambda d over small d. ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हल्का सा रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ चीज़ों को। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो फ्रिंज विड्थ को हमने डिस्कस कर लिया था, बीटा हमने डिस्कस कर लिया था। इन एडिशन टू दिस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की भी हमने बात की थी। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? ठीक है। और इसके बाद हमने बात की थी मेथड्स ऑफ इंटरफेरेंस, टेक्निक्स ऑफ इंटरफेरेंस, जिसमें एम्पलीट्यूड डिवीजन की बात की हमने, वेवफ्रंट डिवीजन की बात की थी। वेवफ्रंट डिवीजन की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो चीज सामने आई थी हमारे, दैट वाज योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में जो इंटरफेरेंस पैटर्न है इस वजह से होता है, वहां पे जो वेवफ्रंट है दैट गेट स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस बात की थी, तो सेकंड पॉइंट वाज योर फ्रेशनर्स बायोप्रिज्म। दूसरा क्या था? फ्रेशनर बायोप्रिज्म। इस केस में भी जो हमारा वेवफ्रंट है उसका डिवीजन होता है, दो कोहेरेंट सोर्सेस बनते हैं, ठीक है, और वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट वाज फ्रेशनर्स डबल मिरर। ठीक है। उस केस में भी दो इमेजिनरी सोर्सेस बनते हैं, वहां से जो लाइट रेज आती हैं वो कहां से आ रही होती है? कोहेरेंट, दो इमेजिनरी कोहेरेंट सोर्सेस से आती हैं और आपस में इंटरफेयर करती हैं और एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ठीक है। एंड द फोर्थ वाज योर लॉयड्स मिरर। ठीक है। लॉयड्स मिरर के केस में एक सिंगल मिरर है, सोर्स है, उस मिरर में उसकी इमेज है, इमेज और सोर्स की जो लाइट्स हैं आपस में इंटरफेयर करती हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ठीक है। ये तो था डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। ठीक है। और उसके बाद हमने बात की एक सेकंड मेथड है, दैट इज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के केस में मैंने कहा था कि वहां पे क्या होगा? पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज हमें मिलती हैं, उन रेज जो आपस में मीट करती हैं, सुपरइम्पोज करती हैं कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली, तो वहां पे भी एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। उसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो कौन सा है? कलर्ड थिन फिल्म्स का। सेकंड वन इज योर
न्यूटन रिंग्स एंड थर्ड वन इज योर माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये सारे के सारे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया है, उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म की। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। Fresnel's bioprism. Bio means two. Where two different prisms they are glued together. इनको इस तरह से ग्लू किया जाता है कि इसका जो ऑब्ट्यूज एंगल है दैट इज हाउ मच 179 डिग्रीज। जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो कितना होता है? 179 डिग्री, है ना। और जो बाकी दो एंगल बच गए वो द एक्यूट एंगल्स दे आर ऑफ 30 मिनट्स ईच, या फिर हम ये कहें हाफ डिग्री ईच। ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल का सम कितना होगा एंगल्स का? 180 डिग्री। तो 179 एंड 1 मोर डिग्री इज हाफ एंड हाफ इज 1 डिग्री। दिस एज ऑफ दिस प्रिज्म इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्टिंग एज। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। दिस एज इज रिफ्रैक्टिंग एज। एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म का जो ये कॉर्नर वाला जो आप एज देख रहे हो यहाँ पे, इस एज को क्या कहेंगे हम? इस पर्टिकुलर एज को क्या कहेंगे? दिस इज योर रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वी विल टेक केयर कि जो स्लिट है ऑब्वियसली वी नीड टू एलिमिनेट दिस, है ना। इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हम क्या करते हैं? मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू एलिमिनेट इट। तो एक सोर्स लेंगे मोनोक्रोमैटिक लाइट का, है ना। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स लाइट का सोर्स यहाँ ले लेते हैं, एक स्लिट, सिंगल स्लिट सोर्स हमने यहाँ पे ले लिया। दिस वन इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। दिस इज सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब इस सोर्स से जो लाइट इसके लोअर पोर्शन पे आ रही है, the light which falls on the lower portion of this Fresnel bioprism, right, after refraction it will go like this. ये सामने अगर हम स्क्रीन रखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से somewhere here, let this be particular point है, कहीं यहाँ पहुँच रही है। उसी तरह से the portion of light which falls on the upper portion of the Fresnel bioprism, upper portion की बात करें तो यहाँ पे अगर कहीं फॉल कर रही है, that after refraction it will go like this. Is it okay? जब इनको बैकवर्ड आप एक्सटेंड करते हो, इन रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हो, then it appears that these rays they are coming from two different sources. ये जो रेज आप देख रहे हैं ना, दिस वन एंड दिस वन, ये ऐसा लगता है कि दो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, ए एंड बी। ये जो मैंने डॉटेड लाइन के साथ में यहाँ सोर्सेज बनाए हैं, दिस टू, ऐसा लगता है। ठीक है, और इनको हम कहते हैं वर्चुअल सोर्सेज। बोथ ए एंड बी आर वर्चुअल सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, हाँ, इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारी जो स्लिट है इट शुड बी पैरेलल विद दिस रिफ्रैक्टिंग एज, और वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म इट शुड बी पैरेलल विद द स्लिट लेंथ, उसके पैरेलल होना चाहिए। इज इट ओके? If I see some ray go like this, it will obviously after refraction it will go like this. अगर यहाँ से कोई रे एंटर कर रही है इस एज पे तो it will go like this after refraction. So we will get this interference pattern between E and F only. इस रीजन में ही interference pattern मिलने वाला है हमें। In this region between E and F we will get interference pattern. Interference pattern.
इंटरफेरेंस पैटर्न मीन्स जहां पे हमें क्या मिल रहे हैं, इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें मिल रहे हैं, उसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहेंगे। अगर उसको वैसे बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे तो ये कुछ पैटर्न इस तरह सा रहेगा, इक्वल इंटेंसिटी एंड इक्वल विड्थ। तो इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा, मैक्सिमा और मिनिमा। बट बियॉन्ड ई एंड एफ these fringes they become wider and they diminishes after some at some distance. ऐसा नहीं है कि beyond EF, E and F हमें ये मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिल रहे हैं, but they are wider and they get diminished after certain distance. खत्म हो रहे हैं कुछ टाइम के बाद, है ना, कुछ डिस्टेंस के बाद, ठीक है। तो दिस इज बियॉन्ड ई एंड एफ, द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रिंजेस, इट इज ड्यू टू डायफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हम नेक्स्ट इसमें लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमें कहाँ मिलने वाला है, ई और एफ के बीच में मिलने वाला है, ठीक है। और इंटरफेरेंस पैटर्न का पता कैसे चल रहा है, क्योंकि वहां पे हमें क्या मिल रहे हैं, इक्वली स्पेस्ड फ्रिंजेस मिल रहे हैं, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं। इज इट ओके? तो ये तो फ्रेजनल बायोप्रिज्म वर्क कैसे करती है ना, इसमें दो कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनते हैं, ठीक है। प्रिज्म एक सिंपल प्रिज्म है, कोई डिफरेंट नहीं है ना, थोड़ी अलग सी जितनी जरूरत है इसका एक एक्सपेरिमेंट में इसमें अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है, जो लाइव एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। उसमें आप देखो एक पतली सी स्ट्रिप सी है, ठीक है ना, ग्लास की एक पतली सी स्ट्रिप है जो जिसका जो ये पर्टिकुलर एंगल है, हल्का सा आपको लाइन दिखेगी इसमें। इज इट ओके? ठीक है। तो बायोप्रिज्म काम कैसे करती है तो हमें पता लग गया, बट वी वांट टू डू हियर, वी वांट टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस लाइट का जो वेवलेंथ है उसे हमें डिटरमिन करना है, वी वांट टू फाइंड दैट आउट, ठीक है। उसके लिए जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो हम यूज करने वाले हैं, दैट इज दिस वन। हमें पता है जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज गिवन बाय बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। वी विल स्टार्ट विद दिस। सो next is determination of wavelength lambda of monochromatic source by using Fresnel's bioprism. By using Fresnel's bioprism. ठीक है। We will start with the formula that we know that beta is given by lambda. This one is your capital D by small d. This is the formula. And lambda can be written as lambda equals to beta small d over capital D there. Is it okay? As far as D is concerned, D is your separation between source and the screen. ये जो सोर्स है यहाँ पे, सोर्स से लेके जो स्क्रीन तक का डिस्टेंस है दैट इज डी। ये तो मेजरेबल है, इट इज मेजरेबल। वर्चुअल सोर्सेज भी वहीं बनेंगे, उसके उसी लाइन पे बनेंगे। इज इट ओके? ठीक है। तो दिस इज डी, कैपिटल डी। तो डी निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डी कैन बी मेजर्ड इजीली। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
Next thing is to find out this fringe width beta, and there's a separation between virtual sources small d. ये दो काम हमें करने हैं, ठीक है. फ्रिंज विड्थ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस, in order to determine beta, in order to find beta, what will we do? We will replace the screen with micrometer eyepiece. जो स्क्रीन है उसको हम अब क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, वहां से किसके साथ कर देंगे? Instead of using a screen, we will be using a micrometer eyepiece. So replace screen with, in order to find beta, replace in order to find beta, replace screen with micrometer eyepiece. Replace this screen with micrometer eyepiece. Means अब इस जो screen हम यहाँ पे use कर रहे थे, we need to replace that with a micrometer eyepiece. माइक्रोमीटर आईपीस. तो अब ये स्क्रीन यहाँ नहीं होगी, स्क्रीन की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं? एक आईपीस यूज करने वाले हैं, कुछ इस तरह से, माइक्रोमीटर आईपीस. फ्रिंजेस दे आर नॉट विजिबल विद आवर नेकेड आईज. अगर इन फ्रिंजेस को हमें देखना है तो वी नीड टू यूज अ माइक्रोमीटर. और ये माइक्रोमीटर कुछ इस तरह से है दैट वी कैन एक्चुअली move it at right angle to the length of optical bench. एक्चुअल में ये जो सारा सेटअप है इसको हम एक ऑप्टिकल बेंच के ऊपर रखते हैं, ठीक है. आप लैब में चलेंगे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्टिकल बेंच है, उसके ऊपर हम जो है इनको एक एक करके रखते हैं, स्टार्टिंग विद योर सोर्स, उसके बाद आपका फ्रेशनल डायाप्रिज्म होगा, एंड देयर आफ्टर देयर इज स्क्रीन और अ माइक्रोमीटर, है ना. दोनों से कोई एक चीज है. तो ये माइक्रोमीटर जो है कहाँ पे है? इट इज ऑन द ऑप्टिकल बेंच, right, and it can be moved at right angle to the length of your optical bench. जो आपका ऑप्टिकल बेंच है उसके राइट एंगल पे हम इसको मूव कर सकते हैं. अगर बेंच इस तरह से है, ठीक है, आपके जो फ्रिंजेस हैं वो सामने से बन रहे हैं ना, और ये फ्रिंजेस एक्चुअली में इस तरह से नहीं दिखेंगे जैसे मैंने बनाया है यहाँ पर. ये जो फ्रिंजेस हैं ये इस तरह से नहीं दिखने वाले हैं जैसे यहाँ पे बनाए हैं ना. The fringes, they will look like this. They will look like parallel lines, parallel dark and bright lines. कुछ इस तरह से dark और bright lines आपको दिखने वाली हैं. ठीक है. ये मैक्सिमा और मिनिमा जो हम बनाते हैं ना कर्व फॉर्म में, ये ऐसे नहीं दिखते हैं. They actually look like dark and bright lines. और माइक्रोमीटर जब भी आप देखोगे तो माइक्रोस्कोप कभी आपने अगर यूज किया हो तो उसमें माइक्रोस्कोप में आप देखोगे कुछ इस तरह से क्रॉस बना होता है यार, जिसे हम क्रॉस वायर कहते हैं. वी नीड टू पुट दिस क्रॉस वायर एट सम ऑफ द फ्रिंज. किसी एक पर्टिकुलर फ्रिंज के ऊपर आपको इसको क्रॉस वायर को इस तरह से रखना है. यू नीड टू मूव दैट माइक्रोमीटर एट राइट एंगल टू द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल बेंच. व्हाइल यू मूव इट यू नीड टू काउंट द फ्रिंजेस. इन जो फ्रिंजेस हैं इनको अपने काउंट करना है साथ साथ में जब आप मूव कर रहे हैं इस माइक्रोमीटर. Suppose starting with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जब आपकी क्रॉस वायर यहाँ पहुँच गई, 10th पे पहुँच गई, then you just stop there and you just measure the distance traveled. उस माइक्रोमीटर के ऊपर स्केल है, 1 year स्केल है, मेन स्केल है, 1 year स्केल है, ठीक है. तो इस डिस्टेंस को आपने देख लिया वहाँ पे, distance traveled and the number of fringes that passed across this cross wire. इस क्रॉस वायर के अक्रॉस कितने फ्रिंजेस पास किए? कितने किए हमने? 10. अगर 20 हैं तो 20 कर सकते हैं आप, right? So in this way you can calculate this beta. Beta is the fringe width and it is simply the distance traveled
distance traveled divided by the number of fringes that passed across the crossbar. ठीक है, इन दोनों का डिवीजन जैसे ही आप करोगे यू विल फाइंड द विड्थ ऑफ अ सिंगल फ्रिंज. ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर 20 पास किए हैं आपने तो 20 का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑफ 20 फ्रिंजेस, राइट. अगर 1 का निकालना है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द 20 दे. अगर 10 है तो डिवाइडेड बाय 10. इज इट ओके? तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट बीटा फ्रॉम हियर. तो हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में this beta now can be calculated. D तो हमने बता ही दिया, सेपरेशन थी. बीटा कैन बी कैलकुलेटेड by using this experiment. Next thing is to find out this D, small d. Small d is the separation between the virtual sources. अब ये जो दोनों virtual sources हैं इनके बीच की separation को find out कैसे करें? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मुश्किल लग रहा है, ठीक है. उसके लिए भी एक मेथड है. The method is what we need to do. We need to insert a short focal length or small focal length convex lens between the separators, between your bioprism and the micrometer. जो micrometer और जो आपका bioprism है उसके बीच में एक short या small focal length का convex lens आपको insert करना है. मैं डायग्राम के लिए बनाता हूँ यहाँ पे. अगर ये आपकी Fresnel's bioprism है, यहाँ कहीं source है, right, and this one is your eyepiece here, micrometer eyepiece here. We need to insert a convex lens of small focal length. उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है. लार्ज फोकल लेंथ क्या लेंगे? एक्चुअल में this distance between the bioprism and this micrometer, it should be approximately 4 times the focal length, ठीक है. तो अगर आप 5 का लेते हैं तो it should be 20. अगर 10 लेते हैं तो it should be 40. इन दोनों का जो डिस्टेंस हमें जो है उस तरह से रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो रिजल्ट्स हैं वो मैच नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे. इज इट ओके? ठीक है. तो इसमें स्टेप 1, place the convex lens close to the bioprism. फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको जो ये लेंस है इसको कहां रखना है? इस प्रिज्म के क्लोज रखना है. द मोमेंट यू इंसर्ट दिस कॉन्वेक्स लेंस हियर, राइट, आप माइक्रोमीटर में वो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो गया. और नाउ इंस्टेड ऑफ this interference pattern you will get 2 images of this slit. इस स्लिट की 2 इमेजेस दिखेंगी. एक स्लिट में ही कितनी दिखने वाली हैं? 2 स्लिट्स दिखने वाली हैं वहां पे, राइट, ठीक है. आपको इसको माइक्रोमीटर को इस लेंस को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है. इस लेंस को इसके नजदीक इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो इमेजेस है दोनों कैसी हो? शार्प इमेजेस, कैसी हो? शार्प इमेजेस, राइट. इन दिस मोमेंट ये जो सोर्स है, सोर्स से लेके जो आपका लेंस है इस तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी यू. ऐसे ही करते हैं ना? दिस इज यू एंड द स्क्रीन या माइक्रोमीटर का जो डिस्टेंस है दैट इज वी. ठीक है. अब यहाँ पे जो 2 शार्प इमेजेस आपको दिख रही हैं सामने जो 2 शार्प इमेजेस आपको दिख रही है इंस्टेड ऑफ द पैटर्न देयर, है ना? या तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरह से दिखता है आपको, तो ये पैटर्न ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसी शार्प लाइंस नहीं दिख रही है. ऐसी लाइंस नहीं दिख रही है. अब आपको 2 शार्प लाइंस दिख रही है ओनली, है ना? ठीक है. यू नीड टू पुट क्रॉस वायर हियर, मूव द माइक्रोमीटर टू द अदर इमेज, राइट, एंड पुट द क्रॉस वायर देयर. जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उसको मेजर कर लीजिए एंड दैट इज d1. ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है दैट इज d1. इट इज d1. जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइक्रोमीटर ने दैट इज d1. ठीक है. तो इस केस में मैग्निफिकेशन हमें पता है. मैग्निफिकेशन किस तरह से हम निकालते हैं बेटे? मैग्निफिकेशन
इन दिस केस दैट इज गिवन बाई v अपॉन u, यही होता है ना, v अपॉन u, डिस्टेंस ऑफ योर इमेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ योर ऑब्जेक्ट, या फिर हम ये कहें साइज ऑफ योर इमेज d1 डिवाइडेड बाई साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो आपका है ना, यही होता है ना, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 2, now place this convex lens, place the convex lens close to the eyepiece। जो eyepiece है उसके नजदीक लेके जाओ, इसको यहां से हटा दो, रिमूव इट, यहां से मूव कर लीजिए इसे, और कहां लेके जाना है, क्लोज टू आई पीस, और इस तरह से एडजस्ट करना है कि फिर से आपको दो शार्प इमेजेस मिले। यू विल अगेन गेट टू शार्प इमेजेस, स्लिट्स दिखेंगी दोबारा से दो इंस्टेड ऑफ वन, राइट। बट नाउ द सेपरेशन विल बी डिफरेंट, अब ये नहीं रहेगी, दैट विल बिकम D2 इंस्टेड ऑफ D1, इट विल बिकम D2, सेपरेशन सेम नहीं रहेगी। उनको जो माइक्रोमीटर को मूव करोगे उसी तरह से क्रॉस वायर को एक पे रखिए, और क्रॉस वायर को यहाँ से जब आप माइक्रोमीटर को मूव करेंगे क्रॉस वायर को दूसरे तक लेके जाइए, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, नाउ इट विल बी D2, इट विल बी D2, इट इज एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। नाउ अब ये u एंड v दे विल इंटरचेंज, u और v इस केस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज इन द सेंस now the distance this, it will become v and this one become u। जो पहले इमेज थी वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था वो इमेज बन जाएगा। now in this case magnification is given by as, magnification in this case is given as again v upon u। क्या दिक्कत है, वही होता है ना, v upon u। now size of image is now d, यही है ना, जो वर्चुअल सोर्सेज थे हमारे, उन वर्चुअल सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है भैया d, इसमें घबराना नहीं है, पहले ही बता दिया है ना, वर्चुअल सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस। सो d डिवाइडेड बाय d2, नाउ d1 नहीं, अब क्या है d2, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 2, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन नंबर 2, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। सो दिस इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रीरिटन एज u upon v equals to d2 upon d। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये बुक में डायरेक्टली लिखा है ना, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, यही है, फॉर्मूला को चेंज नहीं होता, फिजिक्स चेंज नहीं होता है ना। So it is now u upon v equals to d2 upon d, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 and 3, 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, you will get 1 equals to d1 d2 over d square, और d equals to square root of d1 and d2, d1 and d। तो इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला था जिसमें हमने निकालना था लैम्डा इक्वल्स टू बीटा डी अपॉन डी, इसकी वेवलेंथ निकालनी थी ना, जो लाइट यहाँ से जा रहे थे, तो इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज नाउ बीटा डी अपॉन डी। डी हमने निकाल लिया, सिंपल है मेजरमेंट, बीटा माइक्रोमीटर की जब इंटरफेरेंस पैटर्न आ जाएगा तो हमने देख लिया कि किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड स्मॉल डी दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड बाय इंसर्टिंग अ कॉन्वेक्स लेंस से, बाय इंसर्टिंग अ कॉन्वेक्स लेंस से। इज इट ओके, ये क्लियर है?
welcome to our Philip Congress University. So this interface हमला को सबसे पहले स्टडी किया था थॉमस यंग ने फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए मैं इसका लिंक आप लोगों को जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। एक एक्सपेरिमेंट मैंने इसमें निकाला है जिसमें आपको जो फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म है वो भी दिख जाएगी कैसी होती है और इस अरेंजमेंट को कैसे करते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको किस तरह से मूव करते हैं और ये D1 और D2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं और ये जो फ्रिंजेस हैं एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में किया है और हम लैब में भी करके देखेंगे इससे। ठीक है, ओके, थैंक यू।